मनीषा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह मेरी गैस मत घेरा करो। मुझे रोहित जी का टिफिन पैक करना होता है, तुम अपना काम दूसरी तरफ क्यों नहीं करती? अजीब बात कर रही हैं भाभी आप। गैस क्या आपके मायके से आई है? मुझे भी विकास जी के लिए नाश्ता बनाना है। घर का काम क्या आप अकेले ही करती हैं सारा, जो मुझे ताने मार रही हैं? हाँ करती हूँ, इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ही सिर पर है। तुम तो बस पूरे दिन अपने कमरे में बैठी रहती हो। मैं तो थक गई हूँ इस जॉइंट फैमिली के ड्रामे से। शोर सुनकर रोहित और विकास किचन के पास आते हैं। सुधा जी भी घबराकर हॉल में आती है। क्या हो गया सुबह सुबह? तुम दोनों शांति से एक दिन नाश्ता भी नहीं बना सकती? आप मुझे मत सुनाइए, जाकर अपने पापा से कहिए कि इस किचन का और इस घर का बंटवारा कर दे। मुझे नहीं रहना इनके साथ। भाभी, आप बात बात पर बंटवारे की धमकी क्यों देती हैं? घर का काम मनीषा भी करती है। पापा से कहिए कि घर आधा हमारे नाम कर दे, हम खुद अलग हो जाएंगे। अरे बच्चों, सुबह सुबह तो भगवान का नाम लिया करो। क्यों मेरे जीते जी इस घर के टुकड़े करने पर तुले हो? माँ, आप बीच में मत पड़िए। इनकी रोज की किचकिच से तो अच्छा है कि बंटवारा ही हो जाए। कम से कम शांति से ऑफिस तो जा पाएंगे। दोनों बेटे सिर्फ अपनी शांति के लिए बंटवारे की बात को बढ़ावा दे रहे थे। सुधा जी दुखी होकर सोफे पर बैठ गई। वो बेबसी से अपने टूटते हुए परिवार को देख रही थी। एक कलेश की आग अभी ठंडी भी नहीं होती है कि घर में दूसरी चिंगारी भी भड़क जाती है। 2 दिन बाद शाम का वक्त था। हॉल में चिंटू और रिया टीवी के रिमोट के लिए लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते चिंटू रिया को धक्का दिया। रिया रोने लगी। तभी मनीषा अपने कमरे से दौड़ कर आई। चिंटू, तूने मेरी रिया को धक्का कैसे दिया? खबरदार मनीषा, जो मेरे बेटे पर चिल्लाई। बच्चे हैं, लड़ेंगे ही। ये बच्चों की लड़ाई नहीं है भाभी, ये आपके संस्कार हैं। आप दोनों पति पत्नी हमें इस घर से निकालना चाहते हैं ना? कल का कल ही घर का बंटवारा करवाइए। अपना हिस्सा लेकर हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। हाँ हाँ, शौक से जाओ, हम भी तुम्हारे बिना बहुत खुश रहेंगे। दोनों देवरानी जेठानी लड़ी रही थी, तभी सुधा जी और अनुज वहां आए। सुधा जी ये चीख पुकार और बंटवारे का शब्द अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अपने कानों पर हाथ रखा और फूट फूट कर रोने लगी। बस करो, क्यों मेरी जान लेने पर तुले हो तुम लोग? एक दिन इस घर में शांति नहीं रह सकती। मैं माँ हूँ तुम्हारी। मेरे सामने मेरे ही घर के टुकड़े करने की बातें करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अनुज अपनी माँ को इस तरह टूटते और रोते हुए देखकर अंदर तक दहल जाता है। वो तुरंत अपनी माँ को संभालता है। भाभी, प्लीज बस कीजिए। आप लोगों की लड़ाई की वजह से माँ की तबीयत खराब हो रही है। आप लोगों को बंटवारा चाहिए ना? पापा को आने दीजिए, जो करना है कर लीजिएगा। माँ, चलो यहाँ से। यहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है। चलो मेरे साथ, हम मंदिर चलते हैं, आपको थोड़ी शांति मिलेगी। अनुज ने अपनी रोते हुए माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें घर के पास वाले मंदिर की तरफ ले गया। वो लोग मंदिर पहुंचे। मंदिर का माहौल एकदम शांत था। अनुज उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर बिठाकर उनके लिए पानी लेने गया। तब सुधा जी की नजर एक बहुत ही प्यारी और साधारण सी लड़की पर पड़ती है। एक बुजुर्ग महिला के हाथों से प्रसाद की थाली गिर गई थी। वो लड़की तुरंत झुककर अपने हाथों से सारा प्रसाद उठा रही थी और बहुत ही प्यार से उन बुजुर्ग महिला के कपड़े साफ कर रही थी। जग जग जियो बेटा, आजकल के जमाने में कौन किसकी इतनी परवाह करता है। तूने तो मेरे बिखरे हुए प्रसाद को समेट कर बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। अरे नहीं आंटी जी, इसमें मैंने क्या किया? ये तो भगवान का प्रसाद है और बिखरी हुई चीजों को समेटना तो हमारा फर्ज है। मैंने तो बस थोड़ी सी हेल्प की है। बिखरी हुई चीजों को समेटना तो हमारा फर्ज है। शालिनी की ये लाइन सुधा जी के दिल में उतर जाती है। जो माँ अभी अभी अपने बिखरे हुए घर को देखकर रो रही थी, उसे उस लड़की में एक अजीब सी मरहम वाली फीलिंग आती है। सुधा जी अपनी जगह से उठकर शालिनी के पास जाती है। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहती हो? नमस्ते आंटी जी, मेरा नाम शालिनी है। मैं पास वाली कॉलोनी में ही रहती हूँ। तुम्हारी शक्ल मेरी एक पुरानी सहेली से बहुत मिलती है। तुम्हारी माँ का नाम सरिता है क्या? जी आंटी जी, आप मेरी माँ को जानती हैं? अरे बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ की बहुत अच्छी सहेली हूँ। बहुत सालों के बाद तुम्हें देखा है। कितनी बड़ी और समझदार हो गई हो तुम। सुधा जी कुछ देर शालिनी से बातें करती है। शालिनी की बातों में इतना अपनापन, समझदारी और ठहराव था कि सुधा जी अपने घर का सारा दर्द कुछ पलों के लिए भूल जाती है। अनुज पानी लेकर वापस आता है। वो दूर से अपनी माँ को शालिनी के साथ हंसते हुए देखता है और मन ही मन भगवान को धन्यवाद देता है। मेरे घर को तो बहुओं ने आग लगा रखी है, पर इस लड़की को देखकर लगता है कि ये किसी भी घर को स्वर्ग बना सकती है। काश काश मेरे अनुज को ऐसी ही कोई बहू मिल जाए जो मेरे इस टूटते हुए घर को फिर से जोड़ दे। सुधा जी की आंखों में जो आंसू घर से बेबसी के निकले थे, वो अब मंदिर में एक नई उम्मीद में बदल चुके थे। शालिनी से मिलकर उनके दिमाग में एक ख्याल आ चुका था।
मंदिर से घर लौटकर सुधा जी ने रामनाथ जी को शालिनी के बारे में सब कुछ बता दिया। रामनाथ जी को भी लगा कि शायद यही वो लड़की है जो उनके घर की शांति वापस ला सकती है। उसी शाम रामनाथ जी ने पूरे परिवार को हॉल में बुलाया। मैंने सुना है कि आज सुबह फिर से घर में बंटवारे की बात उठी थी। पापा जी, रोज रोज के झगड़ों से तो अच्छा ही है ना कि बंटवारा हो जाए, हम सब शांति से तो रह पाएंगे। हाँ पापा, मैं और मनीषा भी यही चाहते हैं। आप घर के 2 हिस्से कर दीजिए। ठीक है, अगर तुम सब ने यही तय किया है तो बंटवारा होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त पापा? तुम दोनों भाइयों का अपना अपना परिवार है, लेकिन मेरे अनुज का अभी कोई परिवार नहीं है। मैं उसके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। बंटवारे के लिए घर में 3 बहुएं चाहिए। पहले अनुज की शादी होगी। तो करवा दीजिए ना शादी पापा जी, हमने कब मना किया है? हाँ, लड़की हमने देख ली है। तुम्हारी माँ की सहेली की बेटी है शालिनी। हमने उसे अनुज के लिए चुना है। और सुनो, शालिनी के इस घर में आने के ठीक 1 साल बाद मैं इस घर के और प्रॉपर्टी के 3 बराबर हिस्से कर दूंगा। तब तक किसी की जबान से बंटवारे का शब्द नहीं निकलना चाहिए। मंजूर है? पूजा और मनीषा ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें लगा कि चलो कम से कम 1 साल की ही तो बात है, उसके बाद तो आजादी मिल ही जाएगी। दोनों बेटों ने भी सहमति में सिर हिला दिया। अनुज ने अपनी माँ की पसंद पर भरोसा करते हुए शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही हफ्तों में अनुज और शालिनी की शादी हो गई। शालिनी ने घर में कदम रखा, लेकिन उसे बहुत जल्दी समझ आ गया कि इस घर की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। पूजा और मनीषा एक दूसरे से बात तक नहीं करती थी। एक दिन रात का खाना मनीषा ने बनाया था। आपसी मनमुटाव के कारण पूजा डाइनिंग टेबल पर आने में आनाकानी कर रही थी। मुझे भूख नहीं है, मैंने शाम को ही चाय के साथ भारी नाश्ता कर लिया था। हाँ, मुझे भी भूख नहीं है। मनीषा का चेहरा उतर गया। उसे लगा कि जानबूझकर उसके हाथ का खाना नहीं खाया जा रहा है। तभी शालिनी आगे आई और उसने खाने की थाली लगा दी। उसने पहला निवाला मुंह में डाला और उसकी आंखें चमक उठी। वाह मनीषा भाभी, क्या खाना बनाया है आपने। मेरे मायके में भी इतना स्वादिष्ट खाना कोई नहीं बनाता। सच में आपके हाथों में तो जादू है। सच में भाभी, दाल बहुत टेस्टी बनी है। रोहित भैया, पूजा भाभी, आप लोग एक बार बस चक्कर तो देखिए, नहीं खाएंगे तो बहुत पछताएंगे। आ जाइए ना प्लीज, ना अच्छा लगे तो मैं खुद आपके लिए दोबारा खाना बनाऊंगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं, पर शालिनी ऐसा बार बार नहीं चलेगा, समझी। शालिनी की इतनी जिद के आगे पूजा और रोहित को टेबल पर आना ही पड़ा। खाना सच में बहुत अच्छा था। सबने शांति से खाना खाया। रात को शालिनी चुपके से मनीषा के कमरे में गई। मनीषा भाभी, आज का खाना सच में बहुत लाजवाब था। थैंक यू शालिनी, पर इस घर में मेरी मेहनत की कद्र किसे है। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको पता है, आज सुबह पूजा भाभी मेरे पास आई थी। वो कह रही थी कि मनीषा के हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। वो जो भी बनाती है बस उंगलियां चाटते रह जाओ। क्या सच में भाभी ने ऐसा कहा? हाँ भाभी, वो आपके खाने की बहुत तारीफ करती है, बस शायद कह नहीं पाती। वो आप लोग कभी प्यार से बात नहीं करते ना, शायद इसलिए। खैर, गुड नाइट भाभी, मुझे बड़ी नींद आ रही है, मैं सोने जाती हूँ। मनीषा के दिल में जो पूजा के लिए कड़वाहट थी, वो इस एक छोटी सी मीठी सी झूठी तारीफ से थोड़ी कम होने लगी। उसे पहली बार लगा कि जेठानी उसके काम की कद्र करती है। अगली सुबह शालिनी ने अपना दूसरा दांव चला। वो पूजा के कमरे में गई। पूजा घर के खर्चों की डायरी लेकर हिसाब कर रही थी। पूजा भाभी, क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प कर देंगी? हाँ शालिनी, बोलो क्या हुआ, पर प्लीज मनीषा को लेकर बकवास मत करना। भाभी, मुझे घर के खर्चों और जिम्मेदारियों को संभालना बिल्कुल नहीं आता। समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे होगा। अरे इसमें क्या है, मैं हूं ना, मैं तुझे सब सिखा दूंगी। इस घर को इतने सालों से मैं ही तो संभाल रही हूँ। मुझे भी पता है भाभी, कल मनीषा भाभी भी यही कह रही थी। मनीषा? मनीषा क्या कह रही थी मेरे बारे में? अब आप मनीषा भाभी के बारे में बात नहीं करना चाहती हैं तो जाने दीजिए। अरे नहीं नहीं, तू बताना, मनीषा ने क्या कहा तुझे मेरे बारे में? मनीषा भाभी कह रही थी कि शालिनी, इस घर को अच्छे से संभालना सिर्फ पूजा भाभी के ही बस की बात है। अगर भाभी ना हो तो ये घर कब का बिखर गया होता। उनके जैसा मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता। मनीषा ने सच में मेरे बारे में ऐसा सोचा? मुझे तो लगता था कि वो सिर्फ एक ताना मारने वाली जेठानी समझती है मुझे। अरे नहीं भाभी, वो आपकी बहुत इज्जत करती है, बस शायद आप दोनों को एक दूसरे से बात करने का मौका नहीं मिलता। पूजा को भी अब मनीषा के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर महसूस होने लगा था। शालिनी की इस छोटी सी तरकीब ने दोनों के बीच खड़ी गलतफहमियों की दीवार में दरार डाल दी थी। शालिनी के उन मीठे झूठों का असर कुछ ही दिनों में दिखने लगा था। घर के माहौल में एक अजीब सी नरमी आ गई थी। एक दिन दोपहर में मनीषा किचन में अकेली बहुत सारा काम कर रही थी। तभी पूजा किचन में आई। मनीषा ने सोचा कि शायद वो फिर किसी बात पर टोकने आई है। मनीषा, लाओ ये सब्जियां मुझे दे दो, मैं काट देती हूँ। तुम तब तक आटा गूंथ लो, जल्दी काम हो जाएगा। अरे भाभी, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। कोई बात नहीं, लाओ दे दो।
शालिनी दरवाजे के पीछे खड़ी ये नजारा देख रही थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान थी। घर की औरतें तो एक होने लगी थी, अब बारी घर के आदमियों की थी। संडे का दिन था, रोहित और विकास अपने अपने फोन में लगे थे। शालिनी ने जानबूझकर दोनों को एक साथ हॉल में बिठाया और अनुज को भी बुला लिया। वो ट्रे में चाय और मनीषा के बनाए गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आए। रोहित भैया, कल अनुज मुझे बता रहे थे कि बचपन में विकास भैया बहुत शैतान थे। उन्होंने एक बार आपके स्कूल के प्रोजेक्ट में रंग गिरा दिया था, क्या ये सच है? अरे शालिनी, रंग नहीं गिराया था। इसने मेरी पूरी साइंस की फाइल ही पानी में डुबो दी थी। अरे भैया, वो गलती से हुआ था। और उसके बाद आपने जो मेरी पिटाई की थी वो तो बताइए। हाँ, मैं तो छोटा था, पर मुझे याद है भैया कैसे पूरे घर में भाग रहे थे। और इस तरह काफी समय बाद उस हॉल में तीनों भाइयों के ठहाके गूंज रहे थे। पूजा और मनीषा भी किचन से बाहर आकर ये नजारा देख रही थी और उनके चेहरों पर भी मुस्कान थी। सुधा जी और रामनाथ जी ने अपने कमरे से ये सब देखा तो उनकी आंखें भर आई। शालिनी ने सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर उस घर में वो रौनक वापस ला दी थी जो बंटवारे की बातों में कहीं खो गई थी। अब सुबह सुबह किचन से बर्तनों के पटकने की आवाजें नहीं, बल्कि पूजा और मनीषा के हंसने की आवाजें आती थी। शालिनी ने पूरे परिवार को एक धागे में पिरो दिया था। एक दिन रोहित, विकास और अनुज हॉल में बैठकर ताश खेल रहे थे। तभी पूजा वहां चाय और पकौड़े लेकर आई। अरे रोहित जी, अपना गेम बंद कीजिए और ये पकौड़े खाइए। आज मनीषा ने आपके फेवरेट प्याज के पकौड़े बनाए हैं और भाभी ने अपने हाथों से स्पेशल मसाला चाय बनाई है। वाह, भाभी और मनीषा, तुम दोनों की जोड़ी तो एकदम सुपरहिट है। इतने दिनों तक ये जोड़ी कहाँ थी, आज तो मजा ही आ गया। हाँ भैया, अब तो लगता है जैसे हमारा घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। सुधा जी और रामनाथ जी ने अपने कमरे से ये सब देखा बच्चों तो को इस उनकी तरह आंखें भर हंसता आई। खेलता देख शालिनी ने भावुक हो सिर्फ कुछ ही जाते हैं। महीनों की देखा आपने, हमारी शालिनी सच में इस घर के लिए लक्ष्मी बनकर आई है, जिसने कुछ महीनों में वो कर दिया जो हम इतने सालों में नहीं कर पाए। हाँ सुधा, लेकिन वो 1 साल की शर्त अभी भी बाकी है। देखते हैं आगे क्या होता है। हो सकता है ये सब दिखावा कर रहे हो 1 साल के लिए। ठीक है, फिर आप बात कर लीजिएगा, पर मुझे देखकर नहीं लग रहा कि ये सब नाटक कर रहे हैं। और ये अगर नाटक है तो नाटक ही सही। भगवान करे ये नाटक कभी खत्म ना हो। हंसी खुशी में वक्त कैसे पंख लगाकर उड़ गया किसी को पता ही नहीं चला। आज घर में एक अजीब सी खामोशी थी। अनुज और शालिनी की शादी को आज पूरा 1 साल हो चुका था। शाम के वक्त रामनाथ जी ने पूरे परिवार को हॉल में बुलाया। उनका चेहरा बहुत गंभीर था। उनके हाथ में एक भूरे रंग का लिफाफा था। रामनाथ जी लिफाफे से कुछ कागज निकालते हुए और सेंटर टेबल पर रखते हुए कहते हैं, याद है आज से ठीक 1 साल पहले हमने इसी हॉल में क्या तय किया था? कागज देखकर पूजा और मनीषा के चेहरों का रंग उड़ जाता है। रोहित और विकास भी एकदम शांत हो जाते हैं। मैंने कहा था कि शालिनी के इस घर में आने के ठीक 1 साल बाद मैं इस घर के और प्रॉपर्टी के 3 बराबर हिस्से कर दूंगा। मैंने अपना वादा निभाया। वकील से कहकर मैंने ये बंटवारे के कागज तैयार करवा लिए हैं। रोहित, विकास, अनुज, तुम तीनों यहाँ साइन कर दो। आज से तुम सब आजाद हो। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। जो बंटवारा 1 साल पहले इन बहुओं का सबसे बड़ा सपना था, आज वही कागज उन्हें किसी भयानक सपने की तरह लग रहे थे। रामनाथ जी ने पेन रोहित की तरफ बढ़ाया। रोहित ने कांपते हाथों से पेन पकड़ा। तभी अचानक पूजा अपनी जगह से उठी। वो आगे बढ़ी और उसने वो कागज मेज से उठाकर एक तरफ रख दिए। नहीं पापा जी, इन कागजों पर कोई साइन नहीं करेगा। क्यों? तुम ही तो रोज बंटवारे की रट लगाती थी। वो हमारी बेवकूफी थी पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें कोई बंटवारा नहीं चाहिए, हम बहुत खुश हैं एक साथ। पापा जी, जब शालिनी इस घर में आई थी तो हम दोनों में बहुत कड़वाहट थी, पर इस पागल लड़की ने अपने प्यार से, अपनी समझदारी से हमें बताया कि परिवार की ताकत क्या होती है। जो देवरानी मुझे दुश्मन लगती थी वो आज मेरी सगी बहन से बढ़कर है। अगर आज ये बंटवारा हुआ तो ये घर नहीं बटेगा, हम सबकी जान निकल जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है पूजा भाभी और मनीषा भाभी आप दोनों ने मिलकर ही किया है। पूजा सही कह रही है पापा। भाइयों का बंटवारा तो तब होता है जब दिलों में दूरियां हो। यहाँ तो हम पहले से भी ज्यादा करीब आ गए हैं। मैं घर के टुकड़े नहीं होने दूंगा। हाँ पापा, हमें हमारी गलतियों की सजा मत दीजिए। हमें आपके और माँ के साए में ही रहना है। सबके मुंह से ये बातें सुनकर रामनाथ जी का गंभीर चेहरा पिघल गया और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सुधा जी भी रोने लगी। देखा पापा, मैंने कहा था ना, शालिनी का प्यार आपके कागजों से ज्यादा मजबूत निकलेगा। मुझे तो यही चाहिए था मेरे बच्चों। मैं तो बस तुम्हें आजादी दे रहा था, पर तुमने साबित कर दिया कि असली आजादी परिवार के प्यार में बंधे रहने से है।
अब पूरा परिवार एक साथ गले लग गया। पूजा और मनीषा ने भी शालिनी को गले लगाया। घर का पूरा माहौल एक बहुत ही भावुक और खूबसूरत पल में बदल गया था। रात हो चुकी थी, घर में फिर से वही सुकून और शांति लौट आई थी। रामनाथ जी और सुधा जी अपने कमरे में बेड पर बैठे थे। दोनों के चेहरों पर एक बहुत गहरी संतुष्टि थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शालिनी हाथ में दोनों के लिए हल्दी वाला दूध लेकर कमरे में आई। मम्मी जी, पापा जी, दूध पी लीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए मम्मी जी? मैंने क्या किया? तुमने वो किया है बेटा जो कोई नहीं कर सकता। तुमने हमारे टूटते हुए घर को संवार दिया। एक घर एक ईंट पत्थर से बनता है, पर परिवार एक अच्छी बहू की समझदारी से बनता है। तुमने सिद्ध कर दिया कि अगर एक बहू चाहे तो वो स्वर्ग को भी धरती पर ला सकती है। भगवान करे तुम जैसी बहू दुनिया के हर घर को मिले, जो घर को तोड़े नहीं बल्कि जोड़े। जुग जुग जियो मेरी बच्ची, हमेशा खुश रहो। अरे मम्मी जी, बड़ों के हाथ तो सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए जोड़ते हैं, और इस घर को मैंने नहीं, हम सबके प्यार ने जोड़ा है। शालिनी दोनों के पैर छूती है और वो उसे दिल से आशीर्वाद देते हैं। जिस घर में कल तक बंटवारे की आग सुलग रही थी, आज वहां प्यार और अपनेपन के दिए जल रहे थे। सच है, जब घर की नींव में शालिनी जैसी समझदारी और प्यार हो, तो कोई भी घर कभी टूट नहीं सकता।